वेलकम बैक दोस्तों। मंथ एंडिंग है इसीलिए एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 7 शॉर्ट हॉरर थ्रिलर स्टोरीज सुनाने वाला हूँ। इन स्टोरीज में आप लॉजिक मत ढूंढिए, इट्स जस्ट फॉर फन। मैंने कहीं पर सुना था तो मैंने सोचा चलो आपसे शेयर कर लूँ और उसी तरह एक वीडियो भी बन जाएगी। इसीलिए मैंने इस वीडियो को ज्यादा एडिट नहीं किया। सारी की सारी वीडियो में आपको ये लंबी डंडियां ही देखने को मिलेंगे, सो सॉरी फॉर दैट। बच्चा कुछ मूवीज हम नेक्स्ट मंथ देख लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 1, विलियम नाम का 17 साल का लड़का अपने बेड पर चादर ओढ़े हुए सोया हुआ है। उसके बेडरूम का दरवाजा खुला है। उसके बेडरूम से उनके घर का हाल साफ नजर आता है। तो तभी रात के ठीक 12 बजे जोरों से बारिश होने लगती है और इस जोरदार बारिश की वजह से उस एरिया की बिजली चली जाती है कि तभी सडनली कोई चिल्लाने की आवाज आती है। फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद एक और चिल्लाने की आवाज आती है। इन चीखों को सुनकर विलियम अपनी नींद से जाग जाता है, लेकिन विलियम के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने फेस से चादर निकालकर अपने हाल की तरफ देखे। लेकिन किसी भी तरह करके हिम्मत जुटाकर विलियम अपनी एक आंख से अपनी हाल की तरफ देखने लगता है तो उसे हाल में एक हत्यारा नजर आता है और उस हत्यारे के कंधों पर किसी के 2 लाश होते हैं। वो हत्यारा उन लाशों को उसी हाल में सोफे में बिठा देता है। वो लाशें किसी और की नहीं, विलियम के माँ बाप के होते हैं। उसके बाद वो हत्यारा उन लाशों के खून से दीवार पर कुछ लिख रहा होता है। थोड़ी देर बाद विलियम को उस हत्यारे के पैरों की आहट दूर जाते हुए सुनाई देते हैं। तो विलियम अपनी सारी की सारी हिम्मत जुटाते हुए अपने बेड से नीचे उतरता है और धीरे धीरे अपने हाल की तरफ बढ़ने लगता है। अंधेरा होने की वजह से उस दीवार पर क्या है विलियम को सही तरह से दिखाई नहीं देता कि तभी एक बिजली कड़कने लगती है। उस बिजली की रोशनी में जो दीवार पर लिखा हुआ रहता है वो साफ साफ विलियम को दिखाई देने लगता है। उस दीवार पर यह लिखा हुआ रहता है, आई नो यू आर अवेक, मतलब मैं जानता हूँ तुम जगे हुए हो। ये पढ़ने की देरी विलियम घबरा जाता है कि तभी पीछे से वो हत्यारा आकर विलियम को चाकू मार देता है। एक्चुअल से वो हत्यारा उसी रूम में छुपा हुआ रहता है। नंबर 2, एलिसा जैकब नाम के एक कपल अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। इन्होंने एक घर को किराए पर लिया है। ऑफ कोर्स उस घर में एंटर होने के बाद ये दोनों उस घर को रीडिजाइन करने लगते हैं। एक्चुअली उस घर के दीवार पर और उसी तरह उस घर के सीलिंग पर काफी सारे वॉलपेपर्स मौजूद होते हैं। तो एलिसा इन वॉलपेपर्स को निकालने का काम लेती है और 1 बाय 1 करते हुए उन वॉलपेपर्स को निकालने लगती है। तो थोड़े बहुत वॉलपेपर्स निकालने के बाद एलिसा एक चीज ऑब्जर्व करती है। हर एक वॉलपेपर के नीचे एक नाम और एक डेट मौजूद हुआ रहता है। तो पहले तो एलिसा इस चीज को इग्नोर कर देती है, लेकिन ये नाम ये डेट हर एक वॉलपेपर के एंडिंग में मौजूद होता है। तो एलिसा इस चीज को चेक करने के लिए गूगल में सर्च करने लगती है। तो सर्च करने के बाद एलिसा को ये बात पता चलती है कि वो नाम एक इंसान का नाम है और वो डेट उस इंसान का मिसिंग डेट होता है। तो इसी तरह एलिसा दूसरे वॉलपेपर्स को भी सर्च करने लगती है। तो इससे एलिसा को ये बात पता चलती है कि वो नाम किसी न किसी इंसान के नाम है और वो डेट उस इंसान के मिसिंग डेट है। तो एलिसा घबराते हुए पुलिस को इन्फॉर्म करती है। तो पुलिस एलिसा के घर आती है और उस घर के दीवारों को तोड़ने लगती है, ये देखने के लिए कि उस दीवार के पीछे कुछ है या नहीं। लेकिन पुलिस को इस दीवारों के पीछे कुछ भी हासिल नहीं होता कि तभी एक फॉरेंसिक टेक्निक भागता हुआ इनके घर आता है और एलिसा से पूछने लगता है, मैम इस घर के वॉलपेपर्स आपने कहाँ पर रखे? तो एलिसा उस टेक्नीशियन को बोलती है, मैंने उन सारे वॉलपेपर्स को डस्टबिन में फेंक दिया। ये सुनने के बाद वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट एलिसा और जैकब से कहता है, मैम वो कोई आम वॉलपेपर्स नहीं है, वो इंसानों के चमड़े है और उस वॉलपेपर के ऊपर जो नाम है वो उस इंसान का चमड़ा है। इस घर के ओनर ने इन सारे लोगों को मार के उनकी खाल लेके अपने घर को सजाया है एज ए वॉलपेपर के जैसा। नंबर 3, अंडर दी बेड। एक दिन लोगन नाम का 10 साल का बच्चा अपने फादर के साथ सो रहा होता है। आधी रात को लोगन अपने फादर को उठाकर ये कहता है, पापा पता नहीं मुझे क्यों बहुत डर लग रहा है। उसका फादर लोगन से कहता है, डर किस बात का बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम शांति से सो जाओ। अपने पिता की बात सुनते हुए लोगन सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद लोगन फिर से अपने पापा को जगाता है और फिर से यही बात कहता है, पापा पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर उसका फादर लोगन को समझा के सुला देता है
लेकिन लोगन अपने फादर को कई बार जगाता रहा। तो इरिटेट होकर उसका फादर लोगन से पूछता है, आखिरकार किस बात का डर है तुम्हें? तो लोगन अपने फादर से कहता है, पापा हमारे बेड के नीचे कोई है पापा। ये सुनने के बाद लोगन का फादर लोगन से कहता है, हमारे बेड के नीचे कोई भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, तुम शांति से सो जाओ। लेकिन लोगन अपने पिता से यही बात कहता है, नहीं पापा हमारे बेड के नीचे जरूर कोई ना कोई है। तो यही बात कंफर्म करने के लिए लोगन का फादर बेड पर रहकर ही बेड के नीचे झांकने लगता है। तो नीचे का नजारा देखकर लोगन का फादर डेविड शॉक में रह जाता है। उस बेड के नीचे और कोई नहीं, लोगन ही रहता है। तो वो नीचे वाला लोगन डेविड से कहता है, पापा हमारे बेड पर कोई है, प्लीज आप जल्द से जल्द नीचे आ जाइए पापा। तो नीचे वाला लोगन असली लोगन है, तो ऊपर बेड पर कौन था? नंबर 4, आई मिस यू बेन। हेनरी नाम का 13 साल का बच्चा अपने माँ से ये पूछने लगता है, माँ मेरा भाई बेन कहाँ पर है? तो उसकी माँ हेनरी को बताने लगती है, बेटा बेन की दिमागी हालत ठीक नहीं है ना, इसलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल में रख के उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। बेन को हमने कई सारे चांसेस दिया था, लेकिन बेन में थोड़ा भी सुधार नहीं आया। तुम्हें पता है ना उसने क्या किया? हमारे बिल्ली की आंखें नोच ली उसने, और हमारे पड़ोस में जो डॉग है उसका दुम कट कर दिया, और उसी तरह दादी को मोशन पिल्स दे दिया। तो इस तरह से बेन कई सारे लोगों को नुकसान पहुंचाता रहा। इसीलिए बेन को हमने मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया ट्रीटमेंट करवाने के लिए। ऐसा कहने के बाद हेनरी की माँ वहाँ से चली जाती है। तो हेनरी अपने कमरे में आता है और शीशे को देखते हुए कहता है, आई मिस यू बेन, तुम ना होने की वजह से मैं एक अच्छे लड़के का बर्ताव कर रहा हूँ। अब मैं मेरे कामों का सारा इल्जाम किस पर डालूं? मतलब वो सारे के सारे काम बेन ने नहीं, हेनरी ने किया था। नंबर 5, द लिकिंग। सोफी नाम की एक लड़की जब कभी भी उसे डर लगता है तो वह अपना हाथ अपने बेड के नीचे रखकर अपने बिल्ली से कहती है, बिल्ली लिक माय हैंड। तो बिल्ली सोफी का हाथ चाटने लगती है। तो इस तरह से सोफी बिना डरे सो जाने लगती है। तो एक दिन सोफी के घर में बहुत अजीब सी आवाजें आने लगती है। तो ऑफकोर्स सोफी को डर लगने लगता है। तो डर के मारे सोफी एजुअल की तरह अपने बिल्ली से कहती है, बिल्ली लिक माय हैंड, मेरा हाथ चाटो। लेकिन बिल्ली इसका हाथ नहीं चाटती। लेकिन फिर से सोफी अपनी आवाज को ऊंची करते हुए अपने बिल्ली से कहती है, बिल्ली लिक माय हैंड, मेरा हाथ चाटो। तो थोड़ी देर बाद बिल्ली उसका हाथ चाटने लगती है। सोफी को तसल्ली होती है और उसी वक्त वो सो जाती है। तो देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद भी उसकी बिल्ली सोफी का हाथ चाटती ही रहती है। तो सोफी अपने बेड से उठकर अपना हाथ साफ करती है और बाथरूम में जाती है। बाथरूम में जाने के बाद वो बाथरूम खून से लथपथ हुआ रहता है और उसके बाथरूम में वो बिल्ली हैंगिंग में रहती है, जैसा लगता हो किसी ने उसकी बिल्ली को गला काट के मार दिया हो। तो सोफी को शक होने लगता है, अगर बिल्ली यहाँ पर मर चुकी है तो रात भर मेरा हाथ किसने चाटा? तो सोफी घबराते हुए अपने बेड की तरफ देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। तो सोफी फिर से अपना सर घुमा लेती है कि तभी बाथरूम के शीशे पर खून से ये लिखा हुआ रहता है, तुम्हारा हाथ चाटना मुझे बेहद पसंद आया। नंबर 6, आई नीड हेल्प। एक दिन जेसिका नाम की एक औरत को एक कॉल आता है। तो जेसिका उस फोन को लिफ्ट करती है। तो दूसरी तरफ एक आदमी जेसिका को ये कह रहा होता है, मैम मैं सुपरमार्केट का ओनर बात कर रहा हूँ, जो आप रेगुलरली हमारे सुपरमार्केट आती है ना, उसका ओनर। आपसे मुझे एक हेल्प चाहिए। तो जेसिका ये पूछने लगती है, मैं आपको क्या हेल्प कर सकती हूँ? कि वो आदमी जेसिका को बताने लगता है, आपके घर के पीछे जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के 3rd रो में 4th कब्र मेरी है। मुझे मरे हुए 2 हफ्ते हो गए हैं और मुझे इस कब्र में बहुत दम घुट रहा है मैडम, प्लीज आप जल्द से जल्द आइए और मुझे इस कब्र से निकालिए। ये सुनने के बाद जेसिका कहती है, क्या आप पागल हो? अगर आप मर चुके हो तो आप मुझे कॉल कैसे किया? ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्लीज आप फोन रख दीजिए। ऐसा कहते हुए जेसिका अपना फोन कट करने ही वाली थी कि तभी वो आदमी जेसिका को बताने लगता है, अगर आपने इस बात को सीरियसली नहीं लिया तो आपका हस्बैंड आज आपके घर नहीं आएगा। ऐसा कहकर वो आदमी जेसिका को धमकाने लगता है। जेसिका घबराते हुए उस फोन को कट कर देती है और फौरन उसके हस्बैंड को कॉल करके ये सारा का सारा इंसिडेंट अपने हस्बैंड को बताने लगती है। तो जेसिका का हस्बैंड जेसिका को बताने लगता है, तुम फिक्र मत करो, तुम जल्द से जल्द अभी पुलिस को कॉल करो, उसे ट्रेस करके पुलिस उसे सबक सिखाएगी। तो जेसिका उसी तरह पुलिस को फोन करके सारा का सारा इंसिडेंट बताने लगती है। तो थोड़ी देर बाद जेसिका का फोन फिर से रिंग होने लगता है। तो इस बार पुलिस ने जेसिका को कॉल किया है और एक पुलिस वाला जेसिका को बताने लगता है,
मैम आप जल्द से जल्द फौरन अपने घर से बाहर आ जाइए। जो आपने नंबर दिया हमने उस नंबर को ट्रेस किया, उस नंबर का लोकेशन आपके घर में ही पाया गया है। लगता है वो हत्यारा आपके घर में ही मौजूद है। आप किसी भी तरह करके अपने घर से बाहर आ जाइए। कि तभी जेसिका का फोन कट हो जाता है। उसके बाद पुलिस जेसिका के फोन को बार बार कॉल करती रही, लेकिन जेसिका अपना फोन लिफ्ट नहीं कर रही होती। शाम होने के बाद जेसिका का हस्बैंड अपने घर आता है, तो अंदर आने के बाद उसको खून में लथपथ जेसिका नजर आती है। तो आखिरकार जेसिका को किसने मारा? नंबर 7, द सैटेलाइट इमेज। तो जैक नाम के एक आदमी को एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में जैक अपने दोनों पैर खो देता है। वो अपाहिज हो जाता है। जैक को एक विश थी कि वो सारी की सारी दुनिया का सैर करे। अब जैक इस हालत में सारी दुनिया को घूम नहीं सकता, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन एक दिन जैक को एक आइडिया आता है। वो सोचता है मैं फिजिकली दुनिया को देख नहीं सकता, लेकिन विजुअली दुनिया को देख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ गूगल अर्थ। तो जैक सोच लेता है कि ये सारे के सारे प्लेसेस गूगल अर्थ से विजिट करेगा। तो जैक अपने सिस्टम में बैठकर पहले ईफिल टावर को देखने लगता है। तो ऑफ कोर्स वो ईफिल टावर बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उस टावर के नीचे उससे भी खूबसूरत एक लड़की नजर आती है। वो लड़की ब्लैक हैट, ब्लैक शूज और रेड जैकेट पहनी हुई है, और उसी तरह उस लड़की के हाथ में एक ब्राउन हैंडबैग भी होती है। एक्चुअल से वो लड़की किसी फोटोग्राफर को पोज देती हुई रहती है। उसके बाद जैक नायग्रा फॉल्स को विजिट करता है, तो वहाँ पर भी जैक को वही लड़की नजर आती है, सेम कपड़े पहने हुए, सेम पोज देती हुई। लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंस है, उस लड़की के सामने दूसरा फोटोग्राफर होता है। तो जैक समझता है ये कोई कोइंसिडेंस होगा। उसके बाद जैक इजिप्ट को जाता है पिरामिड्स को देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी जैक को वही लड़की नजर आती है, वही कपड़े पहने हुए, वही पोज देती हुई। तो इस बार इस लड़की के सामने कोई दूसरा फोटोग्राफर होता है। ये देखने के बाद जैक को अब डर लगने लगता है। उसके बाद जैक ताजमहल को विजिट करता है। ताजमहल के पास भी वही लड़की होती है। जहाँ पर भी देखो जैक को वही लड़की नजर आती है, वही कपड़े पहने हुए, वही पोज देती हुई। तो हर एक लोकेशंस में वो लड़की उन फोटोग्राफर्स को देखती हुई रहती है। तो उसके बाद जैक फिर से वही प्लेसेस को विजिट करता है और पेज रिफ्रेश करने लगता है। तो रिफ्रेश करने के बाद इसके सामने एक नजारा आता है। ये देखकर जैक शॉक में रह जाता है। उस जगह पर वो लड़की मौजूद होती है, लेकिन वहाँ पर वो फोटोग्राफर मौजूद नहीं होता। हर एक प्लेस पर यही हाल होता है, वो लड़की होती है लेकिन फोटोग्राफर नहीं होता, जिसका मतलब है वो लड़की जिस किसी को भी देख रही थी वो इंसान वहाँ पर नहीं होता। ये जान लेने के बाद जैक के अंदर घबराहट होने लगती है कि तभी जैक के घर का दरवाजा रिंग होने लगता है। तो ऑफ कोर्स जैक अपाहिज है, तो वो उतनी दूर नहीं जा सकता। बाहर जो कैमरा है उस कैमरे को ऑन करता है, ये देखने के लिए आखिरकार बाहर कौन आया हुआ है। तो जैक के कंप्यूटर पर यही लड़की नजर आती है, मतलब इसके घर के बाहर यही लड़की मौजूद होती है, वही कपड़े पहने हुए। वो लड़की कैमरे की तरफ देखती है, मतलब जैक की तरफ घूरने लगती है। इसका मतलब है नेक्स्ट मरने वाला क्या जैक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई है तो कमेंट करके बताना जरूर, मैं एक और ऐसी वीडियो लाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।